नमस्कार साथियों। कक्षा 10 राजस्थान अध्ययन की चर्चा हम कर रहे हैं। शायद आप भी, मैं रेगुलर चल रहा हूँ, वैसे आप भी अपने मैटर को लेकर रेगुलर चल रहे होंगे, लगातार अध्ययनरत होंगे। अगर नहीं हो तो भाई बराबर देख लो, 2-4 दिन रेगुलर बैठ के जो पीछे की क्लास मैंने करवाई है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हाथों से मैटर तैयार करवा के लिखवा रहा हूँ, एक एक चीज हाथों से नोट डाउन करवा रहा हूँ आपके लिए। और जितनी मेहनत मैं करवा रहा हूँ उतनी अगर आप बराबर कर लोगे तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है। ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रख लें, लगातार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और साथ साथ में मुझे भी मोटिवेट करें चैनल को सब्सक्राइब करके। दूसरों को भी बताओ आप कि सारी राजस्थान अध्ययन की किताबें, 6ठी से 12वीं तक की सारी किताबें, मैथमेटिक्स को छोड़ करके एसएसटी की और जनरल साइंस की, राजस्थान अध्ययन की 3 जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं वो सारी आपको मैं करवा दूंगा यहाँ पर। 6ठी से 10वीं तक की पहले, फिर 11वीं 12वीं की आपको। और तो आपकी सारी किताबें यहाँ पर होती रहेगी। सारी किताबें मैंने लिखवा दी है, जिनमें मैटर लिखने लायक था वो लिखवा दिया है, और जिनमें कुछ एक में ऐसा मैटर था कि भाई हाँ लिखवाया नहीं गया है, तो वो चीज़ें जो है वो आपके पास में सारी पड़ी हुई है। तो आज जो अपने अभी चर्चा कर रहे हैं, देखो पीछे की क्लास में आप जो चर्चा कर रहे थे राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में, कक्षा 10 के पहले पाठ की ही चर्चा चल रही है अभी तक। इसमें हम सभ्यताएं देख रहे थे। गणेश्वर सभ्यता से आज मैं शुरू कर रहा हूं, इससे पहले की सभ्यताएं मैंने आपको करवा दी है, ठीक है ना। तो अभी जो हमारी चर्चा का विषय शुरू हो रहा है वो है गणेश्वर सभ्यता। सीकर में कांतली नदी के किनारे है, नीम का थाना सीकर। कौन सी नदी? कांतली नदी पर स्थित है। ताम्रयुगीन संस्कृति का ये विशेष बात है। आहड़ भी देखी है और एक हम ये भी देख रहे हैं कि ताम्रयुगीन संस्कृति है। ताम्रयुगीन संस्कृति देखो, प्राचीन काल से जब हम देखते हैं, पहले पाषाण काल, फिर ताम्र काल, फिर कांस्य युगीन और फिर लौह युगीन, ये ऐसे संस्कृतियां विकसित हुई थी। सबसे पहली संस्कृति अपनी जो मानी जाती है इतिहास में, पाषाणकालीन, यानी औजार या वस्तुएं जो हमें मिलती है उस समय की पत्थरों से बनी हुई। दूसरी जो हम देख रहे हैं वो है अपनी ताम्रयुगीन, ठीक है ना, तांबे की बनी हुई वस्तुएं। फिर बाद में तांबा और पाषाण दोनों ही मिलते हैं इसमें। और फिर बाद में अपनी है कांस्य युगीन। कांस्य युगीन तांबा और टीन से कांसा बना था, ठीक है ना। और फिर बाद में अपनी जो वर्तमान तक चली आ रही है उस समय से लेकर के लोह युगीन संस्कृति जो अभी तक चलती आ रही है। लोह युगीन आज भी जो औजार जो वस्तुएं ज्यादातर बनाई जाती है, लोह युगीन संस्कृति अभी तक चली आ रही। ताम्र युगीन संस्कृति का ज्यादातर तांबा मिला है भाई इसमें, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल। आगे आरसी अग्रवाल के निर्देशन में इसकी खोज हुई थी, रतन चंद्र जी अग्रवाल के निर्देशन में इसकी खोज हुई थी। उत्खनन से यहाँ से 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले। 2800 ईसा पूर्व, बीसी, 2800 बीसी के अवशेष यहाँ पर मिले हैं भाई, ठीक है ना। आगे गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं, जो इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है, ठीक है ना। आगे देखो, यहां से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। 99% तांबा है भाई साहब, 99% तांबे से बनी वस्तुएं यहाँ पर ज्यादा मिलती है हमें। तो ये चीज आप ध्यान में रखना भाई, ठीक है ना। इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं इस सभ्यता को, क्योंकि इसमें जितनी भी सभ्यताएं खोजी गई जहां से तांबा मिला, उनमें सबसे ज्यादा तांबा इसी से मिला था। जो वस्तुएं तांबे की सबसे ज्यादा इसी से मिली थी, ठीक है ना। आगे देखो बेटा जी, अब यहां पर क्या क्या मिला है तांबे का हमें। यहां से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कृपसवर्णी मृदपात्र कहते हैं। यह बर्तन काले व नीले रंग की मिट्टी से सजाए हुए थे, काले व नीले मिट्टी से सजाए हुए थे। गणेश्वर भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। ये चीज मैं आपको बता के आया हूँ, भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। जितने भी भारत में इसमें सभ्यताएं खोजी गई और जहां से तांबा मिला, सबसे ज्यादा तांबा देने वाली सभ्यता यही थी। आगे देखो, यहां से
तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था, निर्यात किया जाता था तांबा। यहाँ का तांबा जो था वो बेटा निर्यात किया जाता था, ठीक है ना। आगे सभ्यताओं के अन्य केंद्र, अन्य कौन कौन सी सभ्यताएं हैं? बीनमाल सभ्यता, हमें पता है जालोर में है बीनमाल, और बीनमाल का उत्खनन रतन चंद्र जी अग्रवाल ने किया था। मिला क्या है? एम्फोरा, रोमन एम्फोरा मिला है यहाँ से, ठीक है ना। शूरापत्र व एक यूनानी सुराई भी मिली है। बीनमाल का प्राचीन नाम है ना बेटा श्रीमाल था, श्रीमाल। बीनमाल को क्या कहते थे भाई? श्रीमाल कहते थे भाई, ठीक है ना। आगे देखो भाई, विराट सभ्यता जयपुर, बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे उत्खनन दयाराम जी साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित, ठीक है ना। आगे देखो, बैराट के समीप अशोक का बाबरू शिलालेख भी प्राप्त हुआ है, और ये जो बाबरू शिलालेख है ना, ये कहता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, स्वीकार किया था। अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है। उत्खननकर्ताओं में दयाराम जी साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित, ठीक है ना, और बैराट के समीप अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला है। आगे बालाथल सभ्यता उदयपुर, खोज की थी VN मिश्र ने, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने इसकी खोज की थी भाई। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में है भाई, रंगमहल, गोमुख वाला प्याला मिला है यहाँ से। स्वीडिश दल था एक, हन्ना रीड के नेतृत्व में यहाँ पर आया था, उसने इसकी खोज की थी भाई, ठीक है ना। आगे ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में है, ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में है भाई। नगरी सभ्यता चित्तौड़ में है, नगरी, नगरी सभ्यता चित्तौड़ में। बरौर सभ्यता गंगानगर में। देखो एक नगरी है एक नगर है, नगरी चित्तौड़, नगर टोंक में, ठीक है ना। तिलवाड़ा बाड़मेर में, जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में है। नौह सभ्यता भरतपुर में, नगर टोंक में। ये कई सारी यहाँ पर सभ्यताएं यहाँ पर वही विकसित हुई थी। बरौर सभ्यता गंगानगर की है, नगरी चित्तौड़ की है, जोधपुरा जयपुर की है, नगर टोंक की सभ्यता है, ओजियाना भीलवाड़ा की सभ्यता है, रंगमहल हनुमानगढ़ की है, नोह भरतपुर की है, सुनारी झुंझुनू की है भाई। ये चीज़ें आपको यहाँ पर काफ़ी सारी ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अपनी जो क्लास स्टार्ट होती है ना, वो है भाई राजस्थान के प्रमुख जनपद की। राजस्थान के प्रमुख जनपदों की जब हम बात करें ना, तो भाई बात आ जाती है, देखो राजस्थान में अनेक जनपद हुए, विकास और पतन हुआ। देखो एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई नया वंश प्रारंभ होता है तो एक पहले के पुराने वंश का पतन होगा, तभी नया वंश प्रारंभ होगा भाई। इतिहास इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है, पूरी तरह से इतिहास को हम देखते आ रहे हैं। प्रारंभ से लेकर के अगर हम कभी भी जाएं, मौर्य काल के बाद में मौर्योत्तर काल आया, ऋग्वेदिक काल के या पूर्व वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल आया, और वहाँ की जो कुछ कमियां थी वो वहाँ पे सही हुई, ठीक है ना। पुरानी बात करें, चौहान वंश का शासन चल रहा था, दिल्ली सल्तनत का शासन आया, दिल्ली सल्तनत के बाद में खिलजी वंश का, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश आया। दिल्ली सल्तनत में 5 अलग अलग मुस्लिम वंशों ने शासन किया था। पहला गुलाम वंश का समापन हुआ, पतन हुआ, खिलजी वंश आया। खिलजी वंश का पतन हुआ, तुगलक वंश आया, तुगलक का पतन हुआ, सैयद वंश आया, सैयद का पतन हुआ और आया अपना लोधी वंश। और लोधी वंश के पतन के बाद में मुगल वंश का उत्थान हुआ था, यानी दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ और वैसे ही मुगल वंश का उत्थान हुआ था। मुगल कमजोर हुए और धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन आया। तो एक वंश का जब पतन हुआ है तो दूसरे का उत्थान हुआ है। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जनपदों का उदय हुआ, विकास हुआ और पतन हुआ। यानी जनपद आज तक नहीं है, जनपद का शासन आज तक नहीं है, ठीक है ना। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है, 16 जनपदों की सूची प्राप्त होती है, ठीक है ना। 16 जनपद में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है उनमें से मत्स्य जनपद राजस्थान में स्थित था। ये किताब कह रही है कि राजस्थान का मत्स्य जनपद था, ठीक है ना। आगे राजस्थान के अनेक भाग कुरु
शूरसेन अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। यानी राजस्थान के थोड़े थोड़े भाग है ना, ये कुरु, शूरसेन, अवंती महाजनपदों का भाग हुआ करते थे, ये बात बोली जा रही है। ठीक है ना। आगे देखो, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र सीवी जनपद कहलाता था। चित्तौड़ के आसपास सीवी जनपद था भाई, ठीक है ना, सीवी जनपद, मेदपाट वाला। नई लाइन में देखो, 327 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, सिकंदर के आक्रमण हुए थे भाई, ठीक है ना। 327 ईसा पूर्व सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा के कुछ कबीले मालव, यौदेय और अर्जुनायन राजस्थान में आकर बस गए थे। सिकंदर का आक्रमण 327 ईसा पूर्व हुआ था भारत पर, और जब सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ ना, सिकंदर का आक्रमण अपनी सुरक्षा के लिए, आक्रमण के कारण अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले, कौन कौन से, मालव, यौदेय, अर्जुनायन राजस्थान में आकर बस गए। आगे मत्स्य जनपद की बात कर रहे हैं। आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। आर्य जाति के रूप में आर्य भारत में आए, आर्यों की संस्कृति भारत में शुरू हुई वैदिक सभ्यता के रूप में, और वो ग्रामीण सभ्यता के रूप में हम कह सकते हैं आर्यों की संस्कृति जो शुरू हुई थी आर्य जन के रूप में, ठीक है ना। मत्स्य जाति का उल्लेख मिलता है जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। आगे देखो, शतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें, शतपथ की, शतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद, कौशिक की उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। तो उल्लेख अगर मिल रहा है तो फिर तो भाई था, ठीक है ना। आगे देखो, अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब तक की सरस्वती नदी के जंगलों तक था। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, धौलपुर, अलवर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। अब अपने जो विशेष बात शुरू होती है ना भाई, वो है राजपूतों की उत्पत्ति की। भाई राजपूतों की उत्पत्ति की जब हम बात करें तो अपने बात शुरू होती है, कह रहे हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें बता रहे हैं हमें। कोई कह रहा है राजपूत ब्राह्मणों की संतान थी, कोई कह रहा है विदेशी सक्सीतियन और हूण जाति के लोगों की संतान थी, कोई कह रहा है ब्राह्मण चंद्रवंशी थे, कोई कह रहा है ब्राह्मण सूर्यवंशी थे। तो जो अलग अलग बातें हैं उन अलग अलग बातों की चर्चा हम करेंगे। राजपूत किसकी संतान थे, ठीक है ना। राजपूतों की बातें चल रही कि राजपूत ब्राह्मणों की संतान थे, या विदेशी राजपूत विदेशी थे, या क्षत्रिय जो हुए वो सूर्यवंशी थे, या क्षत्रिय जो हुए वो चंद्रवंशी थे, या ये कहां से आए, ये कौन थे क्षत्रिय जो थे, ये राजपूत जो थे। राजपूतों की बात हमारे यहाँ पर भाई चल रही है, ठीक है ना। तो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात हम कर रहे हैं। देखो, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है, ध्यान रखना। प्राचीनतम ग्रंथों में इसका प्रयोग मिलता है। प्राचीनतम ग्रंथ मतलब जो भी पुराने ग्रंथ लिखे गए उनमें वर्णन मिलता है, ठीक है ना। देखो, एक विशेष बात है कि इतिहास प्रमाण मांगता है। कोई भी चीज हो, चाहे तो कोई प्राचीनतम ग्रंथ हो, या कोई अभिलेख हो, या कोई शिलालेख हो, ठीक है ना, कुछ भी चीज लिखी हुई होनी चाहिए पहले की, तब इतिहास जो है ना वो चलता है भाई। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटक, बाण भट्ट के हर्षचरित्र तथा कादंबरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य का ग्रंथ है अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र से संबंधित है। कालिदास का नाटक, कोई भी नाटक हो चाहे, ठीक है ना, बाण भट्ट के हर्षचरित्र तथा कादंबरी में, इनमें राजपूत शब्द का प्रयोग मिलता है। इस शब्द मतलब राजपूत शब्द का प्रयोग मिलता है भाई, ठीक है ना। इसके बाद में आगे देखो, वैदिक आर्यों की संतान। भाई कौन कह रहा है कि राजपूत जो थे वो वैदिक यानी आर्यों की संतान थे, राजपूत आर्यों की संतान थे, ये कौन कह रहा है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वेद राजपूत को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं।
राजपूत को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं। तो कौन कह रहा है ये बात? डॉक्टर गौरी शंकर ओझा और सीवी वेद कह रहे हैं भाई, ठीक है ना, ये दोनों कह रहे हैं। अब विशेष बात, अग्नि कुंड सिद्धांत या अग्निवंशीय सिद्धांत या हवन कुंड सिद्धांत या हवन वेदिका सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कह रहा है? कहते हैं चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, और ये कहते हैं कि राजपूत जो है ना वो अग्नि या हवन वेदिका से उत्पन्न हुए थे। कहते हैं आबू पर्वत सिरोही का, सिरोही के आबू पर्वत की बात कर रहे हैं, कहे कि भाई बठे गुरु वशिष्ठ रहता हवन करता। कौन कह रहा है ये बात कह रहे हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई क्या कह रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ आबू पर्वत पर यज्ञ करता, राक्षस जाति का का लोग आता और गुरुजी के हवन ने दूषित कर जाता, मांस डाल जाता, विष्टा डाल जाता या कोई अन्य प्रदूषित वस्तु डाल जाता वे में, और भी न वह दूषित कर जाता। तो चंद्रबरदाई कहे कि गुरुजी गुरु वशिष्ठ ने कहा बाँ ठके करो, एक बहुत बड़े यज्ञ को आयोजन करवायो और पूर्ण आहुति को जो दिन हो, यज्ञ अगर पूर्ण होने को जो दिन हो, पूर्ण आहुति दी जा रही नहीं, जद कवे कि ई यज्ञ मु ई हवन वेदिका मु 4 योद्धा निकला, प्रत्यार परमार चौहान चालुक्य, 4 योद्धा निकला और चारों योद्धा निकल के केक रहे बजे का राज्य बैठा राक्षस वंश का लोग रहे बा राक्षस लोगों को नरसंहार करे, ठीक है नहीं। तो आ बात सारी कौन कह रही है? आ बात चंद्रबरदाई कह रहे हैं भाई। अग्निकुंड सिद्धांत है चंद्रबरदाई का। अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, दरबारी विद्वान थे। अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताते हैं। गुरु वशिष्ठ या वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा, इस किताब में 3 है, हालांकि हमें 4 योद्धा मिलते हैं, जो परमार चौहान परमार चालुक्य प्रत्यार 3 है, एक चौहानों का नाम इसमें और आता है, ठीक है ना। तो ये योद्धा इससे उत्पन्न हुए थे। इसमें मैंने ये पूरी बात यहाँ पर लिखी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुरु वशिष्ठ के हवन को दूषित करने के लिए राक्षस समुदाय के लोग आया करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ से गुरु वशिष्ठ के हवन कुंड से, किससे? यज्ञ कुंड से 4 राजपूत योद्धा उत्पन्न हुए थे। आगे देखो, इस किताब में 3 राजपूत योद्धा लिखा हुआ है, ठीक है ना। लगभग किताबों में पृथ्वीराज रासो की जो बात है वो 4 योद्धाओं की है। जब तीनों रक्षा करने के में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया था, जो प्रथम 3 से ज्यादा ताकतवर था, नाम चौहान रखा गया था। ये यहाँ पर और कहा गया है कि यहाँ से जो थे वो 3 पहले थे और एक बाद में योद्धा निकला था। तो मैंने जो क्रम बताया आपको, प्रत्यार परमार चालुक्य और चौहान, ठीक है ना। लास्ट में कौन सा योद्धा आया है? चौहान आए हैं, लास्ट में रखा गया, जिसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से की गई थी। तो यहाँ पर 4 राजपूत योद्धा निकले गुरु वशिष्ठ के हवन कुंड से, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई। आगे देखो भाई, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत देखो, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है। ये कह रहे हैं गुहिल राजपूत जो थे उनकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से। आगे राजपूतों के ब्राह्मण वंशीय होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख किया है, डॉक्टर भंडारकर ने, ठीक है ना, डॉक्टर भंडारकर ने। आगे जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। यहाँ पे डॉक्टर दशरथ शर्मा का नाम भी आता है और यहाँ पे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का नाम भी आता है, जो मेवाड़ के गुहिलों के नागर जाति के ब्राह्मणों से गुहेदत्त की उत्पत्ति, गुहेदत्त का वंशज बताया गया है। कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कह रहे हैं कि मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण बताया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात आती है विदेशियों से उत्पत्ति, विदेशी संतान, विदेशियों से राजपूतों की उत्पत्ति। देखना कर्नल जेम्स टोड, ये चीज जो मैं आपको बता के आ चुका हूं कि मध्य एशिया के शक, सीतियन और हुन जाति के उन लोगों से राजपूतों की उत्पत्ति ये बता रहे हैं टोड। राजपूतों का शक अथवा सीथियन वंशज के लोगों से उत्पन्न राजपूत उत्पन्न हुए थे। यहाँ पर एक
हुण जाति का उल्लेख और किया है टोड ने। सक्सीथियन और हुण जाति के लोगों से राजपूत उत्पन्न हुए थे। वी स्मिथ क्या कह रहे हैं कि राजपूतों को हुणों की संतान, ये भी हुणों की संतान बता रहे हैं राजपूतों को, ठीक है ना। आगे डॉक्टर कानूनगो क्या कह रहे हैं, लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। ये कह रहे हैं कि अग्निकुंड की जो सिद्धांत है ना, जो पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई ने जो दिया है, वो इस युग में नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? वो कह रहे हैं कि ये सारी बातें जो है ना, वो इतिहास जो प्रमाण मांगता है। और इस चीज का क्या प्रमाण है कि राजपूत जो थे वो अग्निकुंड से निकले थे। ये कह रहे हैं उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हों, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल में क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा था। ये कह रहे कि राजपूत चाहे कब भी कैसे भी किसी भी रूप में जन्मे हों, लेकिन जो क्षत्रियता की का परिचय जो उन्होंने दिया था ना, वो बहुत शानदार तरीके से इन्होंने अपनी क्षत्रियता का परिचय दिया था। ऐसा परिचय देने के लिए उस समय दूसरा कोई वंश था नहीं। जो राजपूतों से, देखो राजपूत उस समय अगर नहीं होते तो भारत को लोग लूट के ले जाते। भारत को बचाने का कार्य हकीकत में राजपूत यानी क्षत्रिय वंश ने किया था उस समय। तो आगे जो चीज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान के राजपूतों के प्रमुख वंशों का परिचय। इसकी क्लास रहेगी अपनी इससे आगे वाली। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।